स्वास्थ्य के लिए योग की ओर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हो रहा है। अगर हमको शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य तो व्यायाम करने से हो जाएगा, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य को भी संयमित ढंग से खान पान के साथ मानसिक स्वास्थ्य रखना है, तो उसके लिए योग प्राणायाम जरूरी है। और उसके लिए हम लोगों के बीच जो हैं योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी हैं, तो विश्व भारती योग संस्थान के संस्थापक को मैं सादर आमंत्रित करता हूं मुख्य वक्तव्य के लिए। आचार्य प्रेम भाटिया जी, अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय के आरजेएस पीबीएच के प्रयास का 259वें संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो, होता रहो। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो, होता रहो। जय हो। एक बार मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं, सभी आत्मीय बंधुओं को, और विशेष रूप से डॉक्टर निमेश देसाई जी को, जो को स्पीकर हैं, जो बहुत सारी हमें और अच्छे से बातें बताएंगे। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। प्रणाम डॉक्टर निमेश देसाई जी आपको। और उदय मन्ना जी को प्रणाम, जो इतनी हिम्मत करके बिहार हो करके इधर के उधर जाओ, ये करो उसको मिलो, रिमाइंडर्स करो। मैंने कहा जी मैं तो 2 दिन से रिमाइंड सब लोगों को कर रहा हूँ और आप मुझे रिमाइंड कर रहे हो आज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खूब अच्छे से लगे रहिए। मुझे लगता है कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है ना, और दीप से दिया जलता है। तो एक एक का सबका प्रयास मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण होगा। हम सबको जुड़ना होगा इस सारी कार्यक्रम में और इस आंदोलन में, कि हम पॉजिटिव मीडिया को आगे बढ़ाएं, जो सही है उसे आगे बढ़ाएं, जो सही सोच है उसे आगे बढ़ाएं, ताकि सही सोच हर जगह फैल जाए। आज जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि 10 सितंबर को ये होता है वर्ल्ड के हिसाब से, लेकिन हम 8 को कर रहे हैं क्योंकि हमारा संडे है, कार्यक्रम बना हुआ है। तो इस हिसाब से हम आज इसको बात कर रहे हैं कि चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ सोसाइटी, कि क्या क्या हम सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और क्या इसके बारे में सोचा जाए, इसका नैरेटिव कैसे बदला जाए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ही। और बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी अच्छी बातें आपको मिलेंगी इसमें। लेकिन हाल ये है कि करीब 7 लाख लोग, ऑन एन एवरेज 7 लाख लोग पूरी धरती के ऊपर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज 7 लाख पीपल ऑन द ग्लोबल स्केल। और यदि हमारे भारत की बात की जाए तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है कि करीब 1,70,924 लोग ऑन एन एवरेज हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए कैसा कैसा उनके अंदर बीत रही होगी, कैसा उनका सिस्टम बन गया होगा, कैसे उनके विचार बन गए होंगे कि कितनी निराशा फैल गई होगी उनके मन में, कि उनको लगता है कि हम किसी भी हमें कोई चाहता नहीं है, हम किसी काम के नहीं हैं, और हमारे लिए कोई चिंता नहीं करता, हमें कोई प्यार नहीं करता। सोचिए कैसे कैसे उनके स्थितियां बन गई होंगी कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। मुझे लगता है कि इस समाज में
हम सब एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल यदि नहीं होते हैं तो हम सामाजिक नहीं कहला सकते। समाज में रहने का मतलब यही है कि हम सब एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहें, एक दूसरे की प्रति कुछ हमारा सहयोग बना रहे, और कैसे हम और बेहतर हो सके, क्योंकि एक बच्चे को हमेशा सहयोग मिलता ही है सबका। तो मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये भी निवेदन कर दूं कि सबसे ज्यादा जिनका रेट है सुसाइड करने का, उनमें से सबसे ज्यादा मुझे पता चला कि जो डेली वेजेस काम करते हैं लोग, जो रोज के रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनका जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा रेट है सुसाइड करने का। शायद उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है, शायद इसलिए वो ऐसा काम कर बैठते हैं। तो मुझे लगता है नेक्स्ट यदि देखा जाए तो वो है लेडीज। इसका मतलब ये हुआ कि उनके बाद यदि नंबर आता है तो माताओं बहनों का आता है। इसका मतलब वो भी कितने डिप्राइव्ड होंगे उस स्थिति से, जो स्थिति उनको चाहिए है, जो चाहते हैं आदमी, और जो चाहता है कि यस ये मुझे मिले, मुझे 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 दूसरों से मिले, प्यार मिले, परिवार से मिले, समाज से मिले। तो जब वो नहीं मिल पाता तब वो शायद अपने आप में इतने स्कम हो जाते हैं। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न मिला, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। ये देखिए, जब ये भाव अंदर सारभूत हो जाता होगा तो उनको लगता होगा कि कुछ नहीं है संसार में, मेरा कोई आने का पर्पस नहीं है, मैं वर्थलेस हूँ, मेरा कोई जीने का पर्पस ही नहीं हो रहा, मैं इतना झंझट हो गया कि मुझे रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सब स्थितियों से आर पार होने के लिए हमारी रिसर्च तो बहुत सारी चलती रहती हैं, बातचीत भी बहुत सारी होती रहती है, साइकेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफी सारी चीजों पर मनन भी करते रहते हैं। पर मैं थोड़ा सा ध्यान और दिलाना चाहता हूँ, जो शायद हमारे एजुकेशन के अंदर और हमें जो फिलर्स चाहिए, हमारी समझ में जो और फिलर्स चाहिए, हमारी सारी सिस्टम को समझने के लिए जो और फिलर्स चाहिए, मैं उसके ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे बड़े मौजिस डॉक्टर साहब बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि उनको लगेगा कि यस इसमें कुछ बात काम करने की और है, तो शायद उनके थ्रू आगे तक बात पहुंच पाएगी। मैं समझता हूँ कि आदमी का अध्ययन नहीं हो पाया, मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, जिससे मानव मानव को ठीक से समझ पाए, मानव अपने आप को ठीक से समझ पाए, मानव दूसरे मानव को ठीक से समझ पाए। ये अध्ययन इज मिसिंग। आई थिंक दिस एजुकेशन इज लैकिंग दिस पार्ट ऑफ इट। क्योंकि मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि हमारे जनरली वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, सब हौच पौच है, सब चीज बिल्कुल असर्टन है, अनिश्चित है, अनियमित है। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा एक खाला है जिसको पार करने की जरूरत है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यदि आप पूरी प्रकृति में देखें कि मानव भी एक प्रकृति का अंग है ही, तो पूरी प्रकृति के अंदर देखेंगे तो हम देखेंगे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। अब ये किसी विशेष व्यवस्था के अंदर है, ये हैफजर नहीं है, ये किसी विशेष व्यवस्था के अंदर काम कर रहे हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो सबके लिए कर रहे हैं, ताकि एक ऐसा वातावरण बने, एक ऐसी जगह बने पृथ्वी जिसमें सब लोग रह पाए। ये व्यवस्था है या नहीं, इसको सोचने की बात है। इसको आप सोच सकते हैं कि क्या सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, पहाड़, नदी, नाले, पेड़ पौधे किसी विशेष के लिए काम कर रहे हैं? किसी विशेष के लिए, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी के लिए नहीं। ये सबके लिए काम कर रहे हैं, ताकि सभी लोग सभी अच्छे से ये रह पाए, हम इस संसार में रह पाए, इस संसार रहने के योग्य हो सके। इसलिए मुझे लगता है कि ये दो लोग सॉरी ये जो सब ये प्रकृति के ये पार्ट काम कर रहा है। दूसरा देखिए दूसरा है हमारे पशु पक्षी।
पशु पक्षी जीव जगत भी देखिए एक विशेष व्यवस्था में चलता है। इसके अंतर्गत वे अपने पूरे चक्र को पूरा करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जिस भी योनि में जो पशु पक्षी है वो अतृप्त नहीं है, तृप्त है। वो जीना चाहता है, किसी भी स्थिति में वो जीना चाहता है और अपने जीने का जुगाड़ करता रहता है, बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को तकलीफ दिए। तो ये भी देखिएगा, वो किसी पर भार नहीं बनना चाहते। और वो देखिए क्या कमाल है प्रकृति की, कि वो वंशानुगत होते हैं। अपने अपने वंश के अनुसार जैसा बच्चा पैदा होता है, थोड़े समय के अंदर ही वो चलने लगता है, बढ़ने लगता है, उड़ने लगता है और धीरे धीरे अपना जुगाड़ पूरा कर लेता है। जितनी थोड़े से समय के लिए उसकी माँ उसको सहायता करती है, उसका थोड़ा सा पोषण करती है, ध्यान रखती है, और थोड़े समय के अंदर ही वो जो आ, पक्षी है, पशु है, जीव है, वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है, बिल्कुल जैसा कि उसकी वंश में हो रहा था। लेकिन इसमें देखिए मानव की जहां तक बात है, अब मानव की बारी आई है, तो मानव की देखिए कि जीवन से लेकर के मृत्यु तक उसको हमेशा साथ चाहिए, उसको सहयोग चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको समझ चाहिए, उसको उठने बैठने का तरीका चाहिए, उसको चलने फिरने का तरीका चाहिए, बोलने का तरीका जानना अच्छा पड़ता है, और उसको समझ चाहिए कि कैसे काम को करना है, उसको समझ चाहिए कि व्यवहार कैसे करना है, उसको समझ चाहिए कि जीना किसके लिए है, पर्पस क्या है। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मानव को यदि अपना पर्पस ही पता नहीं है तो वो थोड़े से दुख में बड़ा घबरा जाए, क्योंकि पर्पस तो कोई है नहीं। और कुछ हादसा हो गया, कोई तकलीफ हो गई, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने छल कर लिया, किसी ने उसके को रोटी छीन ली, तो वो उसी में ही मरने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको हमने एजुकेट अभी तक नहीं किया। तो सबसे ज्यादा यदि एजुकेशन चाहिए तो मानव के बच्चे को ही चाहिए, मानव को ही चाहिए। और यदि वो एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो उसके कितने भयंकर परिणाम होने वाले हैं, कितने हो रहे हैं और कितने और होंगे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आप खुद सोच सकते हैं। आज भी यदि हम कंसर्न नहीं है कि कोई मरता है तो मर जाए, तो हम कैसे लोग हैं, हमारे कैसे, हम क्या मानव कहलाने के योग्य हैं? रादर, जब तक कि किसी का पूरा हम शोषण ना कर ले, तब तक हमें लगता है कि नहीं और काम हो सकता है, और ले सकते हैं, और ले सकते हैं, और ले सकते हैं। तो मानव जब तक शोषण करता रहेगा दूसरे मानव का, तो उसके बारे में क्या सोच पाएगा कि उसकी क्या तकलीफ है, क्या नहीं। तो वो जो शोषण करने वाला मानव है, उसको नहीं समझ आए कि मैं किस लिए जी रहा हूं। वो यदि अपने ही लोभ लालच में, बदमाशी में, अपने नासमझियों में घुसा हुआ है, तो दूसरे मानव की कैसे सहायता कर पाएगा? वो पोषण नहीं कर पाएगा, वो शोषण ही करेगा। और इतना शोषण करेगा, इतना शोषण करेगा कि वो कई कई समय तक पता नहीं कितने लोगों का शोषण कर डालेगा। तो मुझे लगता है इस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि सारी व्यवस्था जो है मानव के केंद्रित है, मानव पर आधारित है। मानव इस व्यवस्था को बना रहा है। मानव ने अच्छे से अच्छा, देखिए, अच्छे से अच्छा आदमी भी मानव है और बुरे से बुरा मानव आदमी भी मानव है। इन दोनों में क्या अंतर है? एक ने ठीक से समझ लिया, ठीक से ज्ञान प्राप्त किया, या ठीक से उसको पकड़ लिया कि मेरा जीवन में पर्पस क्या है, इस संसार में आने का पर्पस क्या है, ये संसार क्या है, और मेरा कितना दिन का रोल है यहाँ पर। उसके बाद फिर मुझे चले जाना है, आने वाली पीढ़ियां आएंगी, उनके लिए भी मुझे बचा के रखना है। तो वो जो, जिसको अपना पर्पस पता है, जिसको यहाँ पर रहने की जरूर पता है, जिसको सलीका आ गया यहाँ पर रहने का, वो हमेशा अपना भी ध्यान रखेगा, वो परिवार का भी ध्यान रखेगा, वो समाज का भी ध्यान रखेगा, वो राज्य का भी ध्यान रखेगा, देश का भी ध्यान रखेगा, विदेश का भी ध्यान रखेगा, पूरे संसार का ध्यान रखेगा। वो पेड़ पौधों का भी ध्यान रखेगा, वो जीव जंतुओं का भी ध्यान रखेगा, वो किसी का शोषण नहीं करेगा। तो मुझे क्या लगता है कि जो जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस जीवन में, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, वो जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सूर्य चंद्रमा तारे नहीं कर रहे हैं, वो नदी पहाड़, नदियां नाले नहीं कर रहे हैं,
वो पहाड़ धरती नहीं कर रही है, वो जीव जंतु नहीं कर रही है, वो पेड़ पौधे नहीं कर रहे हैं, वो मानव ही कर रहा है। वो प्रॉब्लम मानव से ही पैदा हुई है। और ध्यान दीजिएगा, जो मानव से पैदा हुआ है उसे मानव ही खत्म कर पाएगा। उसको खत्म करने के लिए और कोई नहीं आएगा। भले कोई देवी शक्तियां हम मान लें, लेकिन देवी शक्तियां ही तो मानव के थ्रू होकर काम करेंगी, कि अलग से भगवान जी आ जाएंगे। वो देव का रूप को लेकर के, देवता का रूप, मानव ही तो को पैदा होगा, वही तो काम करेगा, वही तो ठीक होगा। तो सूत्र यही है कि मानव को मानव ही तृप्त कर सकता है, और मानव को यदि मानव तृप्त नहीं करता है, उसको अतृप्त करता जाता है, तो वो खुद शोषण शुष्क हो जाता है, उसका शोषण करता रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाती है, तो सोचिए क्या हाल चाल होगा। इसी प्रकार जिस मानव ने उपकार करना था, अपना भी, परिवार का भी, समाज का भी, देश का भी और सारे संसार का, वो मानव यदि अनपढ़ है, अमानवीय है, अपने अपने नासमझियों में घिरा हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो उपकारी शिकारी बन गया, तो सोचिए फिर बचाएगा कौन? मानव को बचाएगा कौन? मानव उपकारी बनना था, मानव शिकारी बन गया। वो उसकी नासमझी कुछ भी अंडरलाइन करने की बात है, उसकी नासमझी किसी भी कारण से हो, किसी भी कारण से क्यों ना हो, वो धर्म से हो, वो जाति से हो, संप्रदाय से हो, वो अहंकार से हो, वो द्वेष से हो, वो काम से हो, क्रोध से हो, कैसे भी क्यों ना हो, अंडरलाइन करने की बात है, नासमझी है। तो नासमझी में वो मानव हमेशा हमेशा जो उपकार करने वाला था, वही शिकारी बन गया। और शिकारी कैसा बन गया? शिकारी कैसा बन गया? जो जीने भी ना देगा और मरने भी ना देगा। कैसा कैसा सोचिए, कैसा होता है ये? तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि मानव का अध्ययन ठीक से हो। बहुत खुशी की बात है कि पिछले करीब 40 वर्षों पहले, 40 वर्ष से मानव का बड़ा अच्छा सा अध्ययन हो गया है। मैं 18 वर्षों से उसे पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ और उसे जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि वाकई ये मानव बनने का जो पर्पस है, यदि हमें समझ नहीं आता, ना तो हम अपने तन का ठीक उपयोग कर पाएंगे, ना हम अपने मन का उपयोग ठीक कर पाएंगे, ना हम अपने धन का उपयोग कर पाएंगे। ये दुरुपयोग ही होगा। मैं तन का भी शोषण करूंगा, मैं मन का भी शोषण करूंगा, मैं धन का भी शोषण करूंगा, अर्थात साधनों का भी शोषण करूंगा, खराब ही करूंगा। अपने लिए जब खराब करता हूं तो मैं सबके लिए खराब करता हूं। जब मैं अपने लिए नहीं छोड़ता हूं कोई चीज, तो मैं किसी के लिए नहीं छोड़ता हूं। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं अपने में तृप्त नहीं हो पाया, यदि मैं अपने में संतुष्ट नहीं हो पाया, यदि मैं अपने में खुश नहीं हो पाया, मैं कभी भी खुश नहीं हो पाऊंगा। मैं किसी को भी खुश नहीं कर पाऊंगा। ना मैं खुश रहा हूं, ना मैं किसी को होने दूंगा। ये खुश कैसे हो जाए? ये देखिए क्या कमाल है। क्योंकि सूत्र क्या है? सूत्र है कि जो जिसके पास होगा वो बांटेगा ही। जो जिसके पास होता है वो बांटता ही है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास अज्ञान है तो मैं अज्ञान बांटूंगा, मेरे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान बांटूंगा, मेरे पास अशांति है तो मैं अशांति बांटूंगा, मेरे पास शांति है तो मैं शांति बांटूंगा, मेरे पास द्वेष है तो मैं द्वेष फैलाऊंगा, मेरे अंदर प्यार है तो मैं प्यार दूंगा। तो ये देखिए कितना शानदार बनता है कार्यक्रम। मानव से ही निश्चित होने वाली है सारी बातें, सारी चीजें, सारा काम। और मानव यदि पूरा ना काम हुआ, तो मुझे लगता है कि काफी इसमें मुश्किल होने वाली है। मैंने कुछ आपके लिए कुछ शेर भी लिखे हैं मेरी पुस्तकों में से। मुझे काफी अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी बात को अपने शेर व शायरी के माध्यम से कुछ कह पाता हूँ। तो आपको इजाजत है? समय कितना समय है ना? थोड़ा सा और मैं कुछ शेर सुना सकता हूँ। मन्ना जी, समय है ना? मन्ना जी, हाँ, हेलो। मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ, कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। जब आदमी डिप्रेस होता है तो क्या होता है? जब आदमी डिप्रेस होता है तो क्या होता है कि गर मेरी रात का अंत ना हुआ होता, गर मेरी रात का अंत ना हुआ होता, सच कहूं मैं कभी का मर गया होता।
सच कहूं मैं कभी का मर गया होता। अगला शेर देखिए, गर एक ही तरह की भूलें हजार होंगी, गर एक ही तरह की भूलें हजार होंगी, तो बस नाम का जीना है, मौतें हजार होंगी। यदि मैं अपने पर काम नहीं कर पाता हूं, मैं अपनी गलतियों को सकेर नहीं पाता हूं, मैं अपनी कमी कमजोरियों पर काम नहीं कर पाता हूं, तो ये मैं हर वक्त मरता रहता हूं। मैं अपने आप में मरता रहता हूं, अपने आप में मैं गिरता रहता हूं। तो मैं जब अपनी नजरों में गिर जाता हूं, तो फिर मुझे कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। इसलिए हम दूसरों की नजरों में उठने के बजाय अपनी नजरों में कैसे उठे, इस पर काम करने की जरूरत है कि मैं अपने आप को कैसे सकेरूं, मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं, मैं कैसे अपने आप में अच्छा हो जाऊं। मैं शेर सुनाया करता था आपको कि किसी की नजर में तुम उठे भी तो क्या उठे, किसी की नजर में तुम उठे भी तो क्या उठे, खुद अपनी ही नजर में दोस्त उठो तो जाने। खुद अपनी ही नजर में दोस्त उठो तो जाने। ठीक है, बढ़िया। अब और देखिए एक शेर ये, कि जब आदमी आदमी नहीं रहता, जब मानव अमानवीय होता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि आदमी को जानवर से इतना डर नहीं, आदमी को जानवर से इतना डर नहीं, जितना कि डर जानवर को आदमी से है। हमने सारे जंगल काट दिए ना, इसलिए सारे जंगली जानवर इधर घूम रहे हैं। हम ध्यान नहीं करेंगे कि वो भी, उनको भी जीने का हक है कि नहीं इस संसार में। तो अर्थ क्या है कि आदमी को जानवर से इतना डर नहीं, जितना कि डर जानवर को आदमी से है। और आज जानवर को जानवर से इतना डर नहीं, जितना कि डर आदमी को आदमी से है। सभी जानवर बड़े अच्छे से रह रहे हैं कितने सालों से, सदियों से, हजारों सालों से, लेकिन जब से आदमी आया है, दूसरे आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। हालात तो कितने बिगड़े हुए हैं। आत्महत्या की बात दूसरी है, हम मारने मारने के लिए तैयार हैं। सारे वेपन्स किस लिए बन रहे हैं, दूसरों को मारो क्योंकि वो दूसरा है, अपन नहीं है। सारा संसार में कितना भी, कितना आकाश के अंदर कितना धुआं उठ रहा है, कितने मर रहे हैं, कितना टूट रहा है, फूट रहा है। इससे क्या हो रहा है, सारा वातावरण बदल रहा है, सारी ऋतुएं असंतुलित हो रही है। इसलिए कहीं पर ठंड, कहीं पर गर्मी, ज्यादा बरसात, ये ऋतु असंतुलित होने का वो काम है। तो ये देखिएगा कैसे क्या होता है। अगला देखिएगा कि खुद का खुदा का कोई रिश्ता जरूर है, खुद का खुदा का कोई रिश्ता जरूर है। हम खफा खुद से हुए, हमसे हुआ खुदा, हम खफा खुद से हुए, हमसे हुआ खुदा। तो यदि हम खुदा में कुछ बिलीव करते हैं, हमारी कुछ आस्था है, या हम कुछ सोचते हैं, तो भैया जब हम अपने से नाराज होते हैं तो खुदा हमसे नाराज होता है, ध्यान देना। इसलिए मैं अमानवीय होकर के कभी खुदा को याद नहीं कर सकता, मैं अमानवीय होकर के मैं कभी खुदा का की नेमतों को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, बढ़िया। अगला शेर देखिए, जो किसी को देख नहीं सकता दुखी, जो किसी को देख नहीं सकता दुखी, बस समझ लो उसको उससे प्यार है। यदि हम किसी को दुखी नहीं देख सकते तो हम उसको प्यार करते हैं। यदि हमें लगता है हमें क्या, हमें थोड़ा तकलीफ हो रही है, उसको हो रही है, क्या फर्क पड़ता, तो समझ लीजिए कल नंबर आपका आने वाला है। तो कोई दुखी ना हो, और हर एक के दुख में हम महसूस करें कि यस, ये तो मेरा ही दुख है, तब तो कुछ बात आगे बनेगी। और ये शेर देखिए कि जिंदगी में प्यार जब मुझको मिला, जिंदगी में प्यार जब मुझको मिला, प्यार मुझको जिंदगी से हो गया। मुझे यदि प्यार ही नहीं मिलेगा तो मैं जिंदगी से प्यार कैसे करूंगा। तो मुझे लगता है कि जितने लोग इस प्रकार से घटना क्रम में चले जाते हैं, उनको सबसे जरूरत प्यार की है, संभाल की है, कम्युनिकेशन की है, शेयरिंग की है,
लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमें क्या मतलब है। एक और शेर बड़ा अच्छा मेरा है कि प्यार की उसको जरूरत सबसे ज्यादा है बड़ी, सबसे ज्यादा प्यार की उसको जरूरत है बड़ी, वो जो तुम्हें प्यार के काबिल लगता नहीं, वो जो तुम्हें प्यार के काबिल लगा करता नहीं। जो हमें प्यार के काबिल नहीं लगता ना, उसको प्यार की जरूरत है। लेकिन हम तो बड़े काबिल आदमी है ना, इसलिए उसी को प्यार करेंगे जो बड़ा काबिल होगा। ठीक है ना। थोड़ा सोचने की बात है मित्रों, थोड़ा विचार कीजिएगा। अगला शेर देखिएगा। मैं सोचता हूँ कि यदि हिम्मत करे आदमी और उसकी एजुकेशन पूरी हो जाए, उसको पर्पस पता चल जाए, उसको सबका सहयोग मिल जाए, तो वो अपने आप में स्टैंड कर जाएगा। तब तलक तेरे मदद की दरकार है मुझको, कब तलक, तब तलक तेरे मदद की दरकार है मुझको, तेरे बगैर भी रह सकूं जो तेरे साथ हूं। तो जब तक ये स्थिति नहीं बनती, तेरे बगैर भी रह सकूं जो तेरे साथ हूं, जब तक ये स्थिति नहीं बनती है, तब तक उसे मदद चाहिए। वो अभी सक्षम नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो काम नहीं कर पाएगा। तो इतना सक्षम होना बनता है। मानव की इतनी एजुकेशन होनी बनती है, मानव को इतना एजुकेट करना बनता है। इतना एजुकेशन यदि मानव के अंदर नहीं पहुंचा है, तब तक तो वो किसी को सहारा चाहिए उसको आगे बढ़ने की। और देखिए, अजल से देखी है दोस्ती दुश्मनी हमने। ये देखिए, जब आदमी समझदार बन जाता है, ठीक समझ पाता है, सोच पाता है, तो क्या हुआ। अजल मीन्स जब से सृष्टि बनी है, जब से ये सृष्टि बनी है तब से। तो क्या शेर है, अजल से देखी है दोस्ती दुश्मनी हमने, खुद से बढ़कर कोई दोस्त दुश्मन ना मिला। जितने दोस्त हम खुद अपने हो सकते हैं, इतना कोई दोस्त नहीं हो सकता। और जितने दुश्मन हम खुद के हो सकते हैं, इतना कोई दुश्मन भी नहीं मिला। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा हुआ बैठ करके वेबिनार की जगह जब बातचीत होगी तब पता करेंगे। आप नहीं बोलेंगे ठीक ठीक, तो मैं आगे नहीं सुनाऊंगा, है ना। ठीक है। तो ये शेर देखिए कि पीठ को ठोके कोई या राह को रोके कोई। मन्ना जी, आवाज ठीक आ रही है। आ रही है लाउड एंड क्लियर। धन्यवाद धन्यवाद। तो कहता है पीठ को ठोके कोई या राह को रोके कोई। पहले तो हम बात कर रहे हैं सबका सहयोग चाहिए, सबको सहयोग चाहिए, सबका ध्यान चाहिए। भाई ध्यान कब तक चाहिए, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाता है इतना कि वो अपने आप में स्टैंड कर पाए। तो उसके बाद क्या स्थिति बनती है कि पीठ को ठोके कोई या राह को रोके कोई, पीठ को ठोके कोई या राह को रोके कोई, देख दोनों है तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, देख दोनों है तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। और जब तक हमें ये बात सूत्र पकड़ में नहीं आता, तब तक हम कोई सहायता करता है तो बहुत बहुत पूछ हिलाते हैं, और कोई थोड़ा सा इधर उधर कह देता है तो मुझसे खफा हो जाता है। ये देखिए, तो ये एजुकेशन एजुकेशन नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ठीक है आप पढ़ गए, कुछ भी पढ़ गए, कुछ भी कर लिया। ये जो भी आपने किया है वो सिर्फ आपने अपने हुनर को पूरा करने के लिए किया है। आपके जीने के लिए क्या निकलता है 20 साल की पढ़ाई में, जीने के लिए आपके लिए क्या निकलता है। रोटी खाने के लिए बनता है, पैसा कमाने के लिए बनता है, सामान लाने के लिए बनता है, जीने के लिए कुछ नहीं करता। अब देखिए, यदि कोई ये कहे, यदि ये कोई कहे, किसी का भी, कोई भी आदमी यदि कोई खफा होगा किसी से भी, ये देखिए मैं क्या शेर कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी आदमी खफा होता है तो उसका क्या आधार होता है कि उसे अपनापन नहीं मिला। तो शेर देखिए, घर किसी का कोई शिकवा रह गया, किसी का भी कभी कोई शिकवा रहता है, घर किसी का कोई शिकवा रह गया, बस उसे अपना नहीं समझा गया, बस उसे अपना नहीं समझा गया। उसको यही शिकवा रहता है कि मुझे अपना समझ लेते यार, मुझसे पूछ लेते यार,
मुझे थोड़ा सा बता देते यार, मुझे थोड़ा सा तो हेलो कर देते, मुझे थोड़ा सा आधार दे देते, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मुझे क्यों नहीं समझा गया। जब तक ऐसा होता है, जरूरत पड़ती है तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और मैं आपको शेर सुना चाह रहा हूँ साहब, इसको देखिएगा। मैं लास्ट शेर है कि फितरत है आदमी की कि वो हारता नहीं। फितरत तो आदमी की ये है, मानव की, जब मानवत्व में होता है, मानव मानव बन जाता है तो फितरत क्या है उसकी मैं कह रहा हूं। फितरत है आदमी की वो हारता नहीं, शर्त बस इतनी सी है खुद से वो हारा ना हो। संसार की कोई तकलीफ उसको नहीं हरा सकती, ध्यान दीजिएगा। ये है एजुकेशन का फायदा, ये है एजुकेटेड आदमी, कि कोई भी तकलीफ हो उसका समाधान उसके पास होता है, उसका समाधान वो निकाल लेता है, या अपने से बड़े से, अपने दोस्तों से पूछ लेता है, शेयर कर लेता है, उनको साथ में ले लेता है। तो फितरत है आदमी की कि वो हारता नहीं, शर्त बस इतनी सी है खुद से वो हारा ना हो। तो मुझे लगता है मित्रों, ये सारे जो चीजें मैं आपको निवेदन कर पाया हूँ। यदि आपको लगता है कि हाँ ये बातें कुछ सही है, तो इस पर अच्छे से गहरे से मनन किया जाए, बहुत अच्छे से सारा इसका रोड मैप मिल चुका है। अपन इसमें खूब सारी बातें कर सकते, खूब सारी बातें हो सकती। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जिसके पास पैसा आ गया, या जो मुझसे बता ना, मजदूर जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनकी ज्यादा, क्योंकि बड़ा छोटा सा होता है, अपने आप में एजुकेशन भी नहीं होती, सिर्फ इतने बारी व्यवस्था भी नहीं होती, और इतना सोशलाइजेशन भी नहीं होता, और कोई पूछने वाला भी नहीं होता, तो उनको लगता है ठीक है चले काम खत्म करें जाओ। लेकिन मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ, खूब खूब पैसे वाले, खूब खूब सोशलाइजेशन करने वाले, बहुत पढ़े लिखे, वो फिर आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? वो दुखी क्यों रहते हैं? वो उदास क्यों रहते हैं? वो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको उन्हें बहुत कुछ समझा था वो कुछ नहीं निकला। इसलिए मेरा वो शेर मुझे याद आता है कि जब तक खुशी तुम्हारी किसी के मोहताज है, जब तक खुशी तुम्हारी किसी के मोहताज है, यकीन जान लेना कि दुख आसपास है। तो जब तक हम इतने समर्थ नहीं हो जाते, तब तक तो भैया एक दूसरे का ध्यान रखना बनता है। फिर जब हम समर्थ हो जाएंगे तो हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। जब तक हम समर्थ नहीं होते तो हमारे ध्यान रखने वाले बड़े भी हो जाएंगे, हमारे साथी भी हो जाएंगे, मित्र भी हो जाएंगे, परिवार भी हो जाएगा, हमारे छोटे भी हमारा साथ देंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूरा करना चाहता हूँ, इसी आशा के साथ कि जहाँ जहाँ पर छूट हो गई है, जहाँ जहाँ पर चूक हो गई है हमारे एजुकेशन में, कि वो मानव को मानव तो बनाए पहले, उसके बाद डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, उद्योगपति बनाए, सीए बनाए, कुछ भी बनाए। एक मानव मानव नहीं बना पा रहे, मानव को मानव बनने में हम सहायता नहीं कर पा रहे, तो क्या कर रहे हैं, क्या कर लेंगे? रोड बड़ी हो गई, साफ हो गया, बहुत बड़ी हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, गाड़ी के अंदर बैठे हुए एसी चल रहा है, लेकिन आपस में बात नहीं कर सकते क्योंकि आपस में बनते नहीं है, हमारे विचार मिलते नहीं है, हमारा आपस में मनमुटाव रहता है। तो वो कितने एसी वो लगा लेंगे कि वो ठीक हो जाएगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर के वातावरण को हैंडल करने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था चाहिए और वो हो जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारी मानसिक है, कि जो हमारे मन में है कि ये सही है, लेकिन वो सही है कि नहीं उसको हम चेक नहीं करेंगे, वो सही है कि नहीं इसको चेक करवाएंगे भी नहीं, इसे पूछेंगे नहीं, पूछवाएंगे नहीं, और जैसे है बने रहेंगे। मुझे लगता है कि मैन लिव्स विद हिज जो निष्कर्ष निकालता है आदमी, जो उसको लगता है ये सही है, उसी के साथ में जीता रहता है, वो ठीक हो या गलत हो। यदि वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, अपने लिए ठीक कर रहा है, परिवार के लिए ठीक कर रहा है, समाज के लिए ठीक कर रहा है, देश के लिए ठीक कर रहा है, संसार के लिए ठीक कर रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक समझ रहा है। और यदि कहीं पर भी वो चूक कर रहा है, छोड़ रहा है, तो वो पूरा नहीं पड़ा है, उसका अभी पूरा नहीं बना। ऐसी मेरी निवेदन है। बहुत बहुत आभार आप सबका।
विशेषकर मन्ना जी का कि उन्होंने जोड़ देते हैं, बोले जी आप भी कुछ बोलो, मैं कहा ठीक है। हम तो ये समझते हैं कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली वी नीड टू है ना कन्फाइंड आवरसेल्फ टू सच ए वे कि हम वो मानवता आ जाए, सकारात्मकता आ जाए, हम अच्छे से समझ पाए, अच्छे से समझा पाए। इतने बात। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद सर, नमस्कार। जय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अ, इस तरह से इस मंच पर आकर, और सचमुच में आप आचार्य हैं, क्योंकि आपकी कविताओं के माध्यम से जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। डिप्रेशन से बचाव का रास्ता आपकी कविताएं दे रही हैं, बशर्ते कि उसको आत्मसात करें और उस 2 लाइन की कविता को हम समझने का प्रयास करें।